तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर और चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था पुष्प के बारे में कि पुष्प क्या होते हैं और पुष्प की संरचना किस प्रकार से पाई जाती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों कि जो पुष्प होते हैं, पुष्प के जो नर और मादा जननांग होते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पुमंग के बारे में और जो परागकोश होता है, परागकोश की संरचना के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परागकोश के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे परागकोश की संरचना किस प्रकार से पाई जाती है। तो आइए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग बात करेंगे बच्चों पुमंग के बारे में, तो जो पुमंग होता है इसको पुमंग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एंड्रोसियम कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? एंड्रोसियम कहते हैं। और ये जो एंड्रोसियम होता है बच्चों, यह जो एंड्रोसियम रहेगा यह पुष्प का नर जननांग होता है। क्या होता है बच्चों? जो पुष्प रहेगा उसका नर जननांग होता है। नर जननांग बोले तो इसमें नर जनन अंग पाया जाता है। साथ ही हम लोग बात कर लें जो पुमंग होता है, इस पुमंग के अंदर जो पुमंग रहेगा इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई को हम लोग बोलते हैं बच्चों पुंकेसर कहते हैं। जब हम लोग पुंकेसर की बात करते हैं तो जो पुंकेसर होता है बच्चों, इसके भाग जो होते हैं इसके दो भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुतंतु और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परागकोश बोलते हैं। अब जो पुतंतु और परागकोश होता है इसकी संरचना किस प्रकार से होती है आइए हम लोग देखते हैं। तो बात कर लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से संरचना हो गई। इस संरचना को हम लोग बोल दिए कि ये हो गया परागकोश। और इस परागकोश के नीचे जो डंठल जैसी संरचना दिखाई देगी, डंडे जैसी संरचना दिखाई देती है, इसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? पुतंतु बोलते हैं। जैसे कि आप सभी लोग चित्र में देख पा रहे कि कुछ इस प्रकार से जो संरचना पाई जाती है, इसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। तो अब जो परागकोश होता है बच्चों, ये परागकोश जो रहेगा, इस परागकोश की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर विकास होता है। किसका? इसमें अंदर विकास होता है नर युग्मकोद्भिद, और जिसको हम लोग बोलते हैं परागकण कहते हैं। तो अब हम लोग जब परागकोश की बात करते हैं तो जो परागकोश होता है बच्चों, ये परागकोश जो होते हैं, इस परागकोश से अगर बात करें तो परागकोश दो प्रकार से होते हैं। कुछ परागकोश ऐसे होते हैं जो द्विपालित होते हैं और कुछ परागकोश ऐसे होते हैं जो एक पालित होते हैं। अब हम लोग बात कर ले एक पालित और द्विपालित का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग बात कर ले ये कोई परागकोश है, इस परागकोश से कुछ इस प्रकार से संरचना पाई जा रही है, तो इस संरचना को हम लोग बोलेंगे कि जो परागकोश है ये दो पालित, इसमें दो पालियां पाई जा रही है। अब कुछ परागकोश ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही पालित हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक पालित परागकोश। क्या बोलेंगे? कि ऐसे परागकोश जिसमें एक पाली पाई जाएगी। कितनी पाली पाई जाएगी? एक पाली पाई जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक पालित परागकोश बोलेंगे। और जिसमें दो पाली पाई जाएगी उस परागकोश को हम लोग क्या बोलेंगे? जिसमें दो पाली पाई जाएगी, कितनी पाली पाई जाएगी? दो पाली पाई जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विपालित परागकोश बोलेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया जो परागकोश होता है ये दो प्रकार से होते हैं। एक परागकोश ऐसे हो सकते हैं जिनमें केवल एक ही पाली पाई जाएगी। जब एक ही पाली पाई जाएगी तो उसको हम लोग एक पालिक परागकोश बोलेंगे। जब किसी परागकोश में द्विपालित पाया जाएगा तो उसको द्विपालित परागकोश बोलेंगे। अब ये जो परागकोश होता है, अगर हम लोग इसकी अनुप्रस्थ काट को काटा जाए, कुछ इस प्रकार से काटा जाए, तो जब हम लोग काटे हैं एक परागकोश को तो इसमें देखते हैं एक ऊपर की तरफ संरचना मिलती है, एक नीचे की तरफ संरचना मिलती है, दो संरचनाएं मिलती है।
तो इस प्रकार से बात कर लिया जाए, जो एक पालित परागकोश होते हैं उसके अंदर लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। और जो लघु बीजाणुधानी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चों? 2 होती है, 1 और 2 होती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग द्विपालित परागकोश को काटते हैं तो द्विपालित परागकोश जो होते हैं तो इसके अंदर जो परागधान, तो इसके अंदर जो लघु बीजाणुधानी होता है, इस लघु बीजाणुधानी की जो संख्या होती है ये होती है 4 होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया कि जो परागकोश होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, एक पालित परागकोश, द्विपालित परागकोश। एक पालित परागकोश का मतलब वो कि ऐसे परागकोश जिसमें केवल एक ही पाली पाई जाएगी उसमें एक परागकोश पाली गई, और जिसमें द्विपालित पाएगी उसको द्विपालित परागकोश बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर लें, अगर जब कोई द्विपालित परागकोश होता है, द्विपालित होता है, तो उसमें जो लघु बीजाणुधानी होता है, लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी जो होता है उसको एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग एक नाम से और जान सकते हैं, सूक्ष्म बीजाणुधानी भी कह सकते हैं। तो जो सूक्ष्म बीजाणुधानी होती है इसकी जो संख्या होती है बच्चों, इसकी संख्या कितनी होगी? टोटल 4 होती है। संख्या कितनी होती है बच्चों? संख्या 4 होती है। इसी प्रकार से हम लोग बात कर ले, अगर एक पालित परागकोश है तो एक पालित परागकोश में जो लघु बीजाणुधानी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लघु बीजाणुधानी, और क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सूक्ष्म बीजाणुधानी। तो जो सूक्ष्म बीजाणुधानी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चों? आप ही लोग बताइए कितनी होती है बच्चों? सूक्ष्म बीजाणुधानी की संख्या 2 होती है। कितनी होगी बच्चों? 2 होती है। अब जो सूक्ष्म बीजाणुधानी होती है, इस सूक्ष्म बीजाणुधानी के अंदर ही क्या बनता है? आगे जाकर के क्या विकास होगा बच्चों? परागकण का विकास होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक देखा बच्चों कि जो परागकोश होता है वे 2 प्रकार के होते हैं। कुछ परागकोश ऐसे होते हैं एक पालित, कुछ परागकोश द्विपालित होते हैं। अगर एक पालित रहेंगे तो एक पालित परागकोश, द्विपालित रहेंगे तो द्विपालित परागकोश। अगर एक पालित परागकोश है तो उसमें सूक्ष्म बीजाणुधानी की संख्या 2 होगी, द्विपालित परागकोश है तो सूक्ष्म की संख्या 4 होगी। तो आप सभी से एक क्वेश्चन है कि बताइए, यदि कोई परागकोश है और द्विपालित परागकोश है, कितने पालित है? द्विपालित परागकोश है, और द्विपालित जो परागकोश है उसमें जो सूक्ष्म बीजाणुधानी की संख्या है वो 1000 सूक्ष्म बीजाणुधानी की संख्या है। कितनी है बच्चों? सूक्ष्म बीजाणुधानी की संख्या जो है वो कितनी है? 1000 है। तो बताइए कि जो परागकोश होगा, परागकोश की संख्या जो है कितनी होगी? इसका जो आंसर है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा कि द्विपालित परागकोश है उसमें जो सूक्ष्म बीजाणुधानी की जो संख्या है 1000 है, तो उसमें परागकोश की पाली की संख्या, परागकोश की संख्या कितनी होगी इसको बताना है। तो आइए हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा परागकोश के बारे में कि परागकोश क्या होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो परागकोश होता है, परागकोश की संरचना किस प्रकार से पाई जाती है और परागकोश के कितने भाग पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों परागकोश के भाग के बारे में। इतने का आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम लोग चलेंगे परागकोश की संरचना। हम लोग बात करने वाले हैं परागकोश की संरचना के बारे में कि जो परागकोश होता है उसकी संरचना किस प्रकार से पाई जाती है और परागकोश के कितने भाग पाए जाते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं परागकोश की संरचना के बारे में। तो जब हम लोग परागकोश की संरचना की बात करते हैं तो जो परागकोश की संरचना होती है, आइए हम लोग देखेंगे कि परागकोश की संरचना किस प्रकार से बनेगी। तो जब लोग परागकोश की संरचना की बात करते हैं तो आइए हम लोग देखेंगे कि परागकोश की संरचना कुछ इसी प्रकार से बनेगी। कुछ इस प्रकार से हम लोग बात कर ले, जो परागकोश होता है इसकी संरचना बनेगी। तो इस परागकोश के सबसे बाहरी स्तर एक पाया जाता है, कुछ इस प्रकार से एक सबसे बाहरी स्तर पाया जाता है,
और जो ये सबसे बाहरी स्तर पाया जाता है तो ये सबसे बाहरी स्तर को हम लोग बोलेंगे बाह्य त्वचा कहते हैं। इस बाहरी स्तर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? बाह्य त्वचा बोलेंगे। ये हो गई बाह्य त्वचा, बात कर लेते हैं। अब जो बाह्य त्वचा होती है, इस बाह्य त्वचा के नीचे ठीक एक और स्तर पाई जाती है, कुछ इस प्रकार से स्तर पाई जाती है और इस स्तर को हम लोग बोलेंगे अंतः स्तर बोलेंगे। इस स्तर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अंतः स्तर बोलते हैं। अब जो अंतः स्तर होती है, इस अंतः स्तर के ठीक नीचे 2 से 3 परत में और संरचना पाई जाती है और जो 2 से 3 परत में और संरचना पाई जाती है, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं मध्य स्तर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? मध्य स्तर बोलेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि जो परागकोश होता है, परागकोश के कुछ इस प्रकार से संरचना बनती है। तो परागकोश की संरचना आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसके अंदर कुछ और भाग पाए जाते हैं और इसके जो स्तर होते हैं, एक और स्तर मध्य में पाया जाता है। तो इस स्तर को हम लोग बोलेंगे बच्चों टेपिटम कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? इस स्तर को हम लोग बोलेंगे टेपिटम बोलेंगे। और साथ ही इसके अंदर कुछ भाग पाए जाते हैं और इस भाग को हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु बोलते हैं। और इसके मध्य में हम लोग बात कर ले कि कुछ संरचना कुछ इस प्रकार से संरचना पाई जाती है और इस संरचना को हम लोग बोलते हैं संवहन पुल, या फिर इसी संरचना को हम लोग बोल सकते हैं संयोजी ऊतक कहते हैं। अब जो संयोजी ऊतक होता है, ये संयोजी ऊतक क्या करते हैं कि जो परागकोश की सभी पालियां होती हैं, उन सभी पालियों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। हमने देखा कि जो परागकोश थी, परागकोश की सबसे बाहरी स्तर को हम लोगों ने क्या बोल दिया? बाह्य स्तर। और उसके जो ठीक नीचे पाया जाता था उसको हम लोग क्या बोल दिए? अंतः स्तर। तो अंतः स्तर के ठीक नीचे जो परत पाई जाती थी उसको हम लोग क्या बोल दिए? मध्य स्तर। और जो मध्य स्तर था, मध्य स्तर के ठीक नीचे जो परत पाई जाती थी उसको हम लोग टेपिटम बोल दिए। और जो टेपिटम के ठीक नीचे स्तर पाई जाती थी उस स्तर को हम लोग क्या बोले बच्चों? उस स्तर को हम लोग बोले थे बीजाणु मात्र ऊतक बोले थे। क्या बोले थे? बीजाणु मात्र ऊतक बोले थे। और जो बीजाणु मात्र ऊतक होता है, इस बीजाणु मात्र ऊतक के ठीक नीचे जो मध्य में पाया जाता है, इस मध्य के भाग को हम लोग बोले थे संयोजी ऊतक बोले थे। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं, एक एक पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं बाह्य स्तर, जिसको बाह्य त्वचा कहते हैं। बाह्य त्वचा क्या होता है और बाह्य त्वचा किस प्रकार से होता है? तो जब हम लोग बाह्य त्वचा की बात करते हैं तो जो बाह्य त्वचा होता है, ये बाह्य त्वचा क्या होते हैं कि जो परागकोश होता है, इस परागकोश का सबसे बाहरी स्तर होता है। क्या होता है? परागकोश का सबसे बाहरी स्तर होता है, स्तर होता है। साथ ही बात कर ले कि जब परागकोश का सबसे बाहरी स्तर होता है तो इसकी कितनी परत पाई जाती है? तो इसकी परत की बात की जाए, इसके स्तर की बात की जाए तो केवल एक स्तर में पाया जाता है। इसकी जो स्तर होती है ये केवल एक ही स्तर होती है। और हम लोग बात कर लेते हैं, इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि जो बाह्य स्तर होती है इसका कार्य क्या होता है। तो जब हम लोग बाह्य स्तर की कार्य की बात करते हैं तो ये क्या करता है कि जो परागकोश होता है उस परागकोश को सुरक्षा प्रदान करता है। जितने भी बाह्य आघात होती है उन बाह्य आघातों से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया कि बाह्य स्तर क्या होते हैं। आइए हम लोग आगे बात करने वाले हैं अंतः स्तर के बारे में कि अंतः स्तर क्या होता है, अंतः स्तर किस प्रकार से पाए जाते हैं और अंतः स्तर का कार्य क्या होता है। जब हम लोग अंतः स्तर की बात करते हैं बच्चों तो यह क्या होता है? ये जो होता है किसके नीचे होता है? आप लोग देख पा रहे हैं कि ये बाह्य स्तर है। बाह्य स्तर के जो ठीक नीचे स्तर पाया जाता है उसी स्तर को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः स्तर बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? बाह्य स्तर के, बाह्य स्तर या बाह्य त्वचा के नीचे पाई जाती है। साथ ही बात कर ले
कि जो ये अस्तर होती है इसकी भी कितनी परत पाई जाती है, ये केवल एक ही परत में पाए जाते हैं, इसके केवल एक ही अस्तर होते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसका कार्य की बात कर लें, इसके जो कार्य होते हैं ये क्या करता है बच्चों कि जब परागकोश का स्फुटन होता है, जब परागकोश फटता है तो परागकोश के स्फुटन में यह सहायता प्रदान करते हैं। तो इसका कार्य होगा स्फुटन में सहायता प्रदान करना। आगे हम लोग चलते हैं, अगले स्तर पर बात करते हैं। अगले स्तर की जब हम लोग बात करेंगे तो अगला तीसरा स्तर जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य स्तर। आइए हम लोग देखते हैं कि मध्य स्तर क्या होता है और मध्य स्तर का कार्य क्या होता है और मध्य स्तर से किस प्रकार से पाया जाता है। तो जब हम लोग मध्य स्तर की बात करते हैं तो जो मध्य स्तर होता है ये स्तर क्या होता है कि जो अंतः स्तर होती है, अंतः स्तर है, अंतः स्तर के ठीक नीचे पाया जाता है। किसके नीचे पाया जाएगा बच्चों? अंतः स्तर के नीचे पाया जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके कितने स्तर पाए जाते हैं। तो बात कर लें जो मध्य स्तर होती है इसकी लगभग 3 स्तर पाई जाती है, 3 लेयर पाई जाती है। इसके कितने परत पाए जाते हैं बच्चों? 3 स्तर पाए जाते हैं। आगे हम लोग इसके बात कर लेते हैं, इसके कार्य पर हम लोग बात कर लेते हैं। जब हम लोग इसके कार्य पर चर्चा करते हैं तो ये क्या करता है कि जो लघु बीजाणु मातृकोश क्या होती है, बीजाणु मातृकोश क्या, जिसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इस लघु बीजाणु मातृकोश क्या या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सूक्ष्म बीजाणु मातृकोश क्या, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पराग मातृ कोशिका। इन तीनों को एक ही नाम से जानते हैं, पराग मातृकोशिका। इनको क्या करता है? पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो मध्य स्तर होता है वो क्या कार्य करता है, क्या कार्य करता है और किस प्रकार से करता है, इन सभी बातों पर चर्चा की है। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं जो मध्य स्तर के ठीक नीचे स्तर पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? टेपिटम कहते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों टेपिटम के बारे में कि जो टेपिटम होता है ये पुष्प में क्या कार्य करता है, परागकोश में क्या कार्य करता है और इसकी भूमिका क्या होती है, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो इतने का आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आगे बढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग बात करेंगे परागकोश के जो अगला भाग होता है जिसको लोग टेपिटम बोलते हैं, टेपिटम पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि जो परागकोश होता है इस परागकोश के अगले स्तर जिसको हम लोग बोलते हैं टेपिटम, इस टेपिटम पर चर्चा करने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि जो टेपिटम स्तर होता है ये किस प्रकार से पाए जाते हैं और इसके कितने स्तर होते हैं और कौन कौन से स्तर होते हैं, इसका कार्य क्या होता है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों टेपिटम के बारे में। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं टेपिटम क्या होता है। तो जब हम लोग टेपिटम की बात करेंगे तो जो टेपिटम होता है ये टेपिटम मध्य स्तर के ठीक नीचे पाए जाते हैं। किसके स्तर नीचे होते हैं? मध्य स्तर के नीचे होते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो मध्य स्तर के जो नीचे परत पाई जाती है जिसको लोग टेपिटम बोलते हैं, इसका जो भाग होता है ये क्या करते हैं? केवल एक ही परत में पाए जाते हैं, एक ही स्तर पाई जाती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो टेपिटम होता है टेपिटम का कार्य क्या होता है। तो टेपिटम के कार्य की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका जो कार्य है ये क्या करता है कि जो परागकोश होता है या फिर बात कर ले जो लघु बीजाणु या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म बीजाणु या फिर बात कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, साथ ही जिसको हम लोग बोलते हैं परागकण जो होता है, इस परागकण को क्या करता है? करता है ये
पोषण प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया जो टेपिटम होता है वो क्या करता है कि जो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इस सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका को या फिर सूक्ष्म बीजाणु कोशिका को या फिर जिसको हम लोग लघु बीजाणु कोशिका को या फिर जिसको हम लोग परागकण बोलते हैं, इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टेपिटम होता है, टेपिटम का कार्य क्या होता है, तो हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जरूर हर बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो टेपिटम होता है इसका कार्य क्या होता है। तो अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर, जो परागकोश होता है, परागकोश के बिल्कुल अंतिम भाग पर, जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोश क्या कहते हैं। तो जो बीजाणु मात्र ऊतक होता है, बीजाणु मात्र ऊतक के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो जो बीजाणु मात्र ऊतक होता है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्या होता है। तो जब हम लोग बीजाणु मात्र ऊतक की बात करते हैं तो जो बीजाणु मात्र ऊतक होता है, ये बीजाणु मात्र ऊतक जो होते हैं, सबसे पहले बात कर लें कि इसको हम लोग बात कर लें, ये क्या करता है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का, या फिर विकास करता है सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका का, या फिर निर्माण करता है पराग मातृ कोशिका का निर्माण करता है। और यदि सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है और इसके में होता है अर्धसूत्री विभाजन, और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन से अगर लघु बीजाणु मात्र कोशिका है तो उससे लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और यदि सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका है तो उससे निर्माण होता है सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण होता है, और यदि पराग मात्र कोशिका है तो उससे निर्माण होता है परागकण का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इस बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होता है, निर्माण होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका का या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका का, फिर या फिर पराग मात्र कोशिका का निर्माण होता है। और जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु या फिर सूक्ष्म बीजाणु या फिर परागकण का निर्माण होता है। हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो परागकोश होता है, परागकोश की संरचना किस प्रकार से पाई जाती है और परागकोश में कितने भाग पाए जाते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा किए हैं। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले बच्चों आप सभी लोगों के लिए कि जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों को इसका आंसर जो है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो बाह्य त्वचा होता है, इस बाह्य त्वचा का कार्य क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आप सभी लोगों के लिए जो अंतः अस्तर है, अंतः अस्तर के कितने परत होते हैं, कितने अस्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप सभी लोगों के लिए कि जो मध्य अस्तर है, मध्य अस्तर का कार्य क्या है, का कार्य बताना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप सभी लोगों के लिए कि जो टेपिटम होता है, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है टेपिटम का कार्य बताइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों पांचवा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जो बीजाणु मातृ 5 क्वेश्चन आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना बच्चों। तो इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले